नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन जो है राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक जो ले रहे हैं उनके अंतर्गत अपना चल रहा था प्रजामंडल। क्या चल रहा था दोस्तों? प्रजामंडल चल रहे थे। प्रजामंडल मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया है कि संख्या में अपने कितने थे, 19 थे दोस्तों। जिस प्रकार से प्रजामंडल संख्या में 19 थे, उसी प्रकार से अपने राजस्थान के अंतर्गत जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो भी संख्या में कितनी थी, 19 थी दोस्तों। अब अपन ने कल ये भी पढ़ा था कि जो पहला प्रजामंडल बनता है वह बनता है कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा बनता है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल। कब बनता है उसके एक बात और दोस्तों, मैंने आपको कल ये बताया था कि प्रजामंडल से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। आरपीसी आपके एग्ज़ाम जो है करवा रही है तो वहाँ वो कहाँ तक पहुँच रही है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो जगह से और उसका गठनकर्ता से और ईयर से, ये 3 प्रश्न प्रजामंडल से बन रहे हैं दोस्तों। मुख्य मुख्य घटनाएं जो है वो घटनाएं अपन आज पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल स्थापना सर्वप्रथम हो जाती है, कब होती है? सन 1931 ईस्वी के अंतर्गत। कब होती है दोस्तों? सन 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। कल अपन ने पढ़ा था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? कपूर चंद पाटनी ने की थी। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। अब एक और नाम आपको जो है साथ में कल मैंने बताया था, जिनका नाम था सेठ जमनालाल बजाज। क्या नाम था? जमनालाल बजाज जो है एक और व्यक्ति थे जिनको भी श्रेय दिया जाता है जयपुर प्रजामंडल का। सर्वप्रथम प्रश्न को ढंग से जरूर पढ़ें दोस्तों, क्योंकि अपन कई बार एक शब्द की वजह से प्रश्न 100% गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि अगर जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो गठनकर्ता 2 है दोस्तों, कपूर चंद पाटनी भी है और जमनालाल बजाज भी है। तो यहाँ पे अगर सर्वप्रथम की बात आती है, सर्वप्रथम की बात आती है तो उस समय आपको करना है कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी के प्रयासों से ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है सन 1931 में। 1931 के अंतर्गत जो है कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। जब जयपुर प्रजामंडल बन जाता है 1931 ईस्वी में, तो दोस्तों जयपुर के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है सेठ जमनालाल जी बजाज, सेठ जमनालाल जी बजाज और सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा, और उसको जो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। तब 1936 ईस्वी के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी नोटबुक के अंतर्गत राइट डाउन जरूर कीजिएगा कि इन दोनों के प्रयासों से, सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जो है जयपुर के अंतर्गत सन 1936 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी के अंतर्गत जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। गठन तो पहले 1931 में हो गया, लेकिन जब पुनर्गठन की बात आती है तो ईयर याद रखना 1936 के अंतर्गत क्या हो जाता है? जयपुर राज्य प्रजामंडल, जयपुर राज्य प्रजामंडल का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है। फिर से गठन किया जाता है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत और अधिक प्रभावी बनाना जरूरी था और वह जरूरी कार्य किया है इन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने। ये दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। अब जैसे ही जयपुर राज्य प्रजामंडल
का पुनर्गठन हो जाता है तो निर्वाचन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती है। और पहली बार जो है निर्वाचन होता है जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत सन 1938 ईस्वी के अंतर्गत। कब होती है? सन 1938 ईस्वी के अंतर्गत जो है सबसे पहले जमनालाल बजाज को, किनको? जमनालाल बजाज को जो है क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष पद पर जो है इनको निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन का मामला है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पहले मनोनीत थे, अब इनको क्या किए गए? निर्वाचित किए गए सेठ जमनालाल बजाज को। मैंने कल आपको जयपुर प्रजामंडल के बारे में बताया, तब मैंने आपको कहा था कि जमनालाल बजाज महत्वपूर्ण व्यक्तियों में माने जाते हैं और जब भी जयपुर प्रजामंडल का प्रश्न आता है तो जयपुर प्रजामंडल के प्रश्न के अंतर्गत जमनालाल बजाज अधिक याद रखा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लीक से हटकर प्रश्न बनाया जाए तो कपूर चंद पाटनी का प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग करके। नेक्स्ट देखें दोस्तों, जब निर्वाचित हो जाते हैं अपने जमनालाल जी बजाज तो उसके बाद में जो है कई ऊट पटांग होती है राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, और जब कई ऊट पटांग हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, तब उसके बाद एक आयोग बैठता है, एक समझौता होता है किन किन के मध्य? प्रजामंडलों के मध्य और रियासत के मध्य। प्रजामंडल और रियासतों के मध्य जो है क्या होता है? एक समझौता होता है। उस समझौते को जो है क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे जो है आप अपनी पुस्तक में लिख लेना, जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। उस समझौते को क्या कहा जाता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। पहली बात, ये होता कब है? तो सन 1942 ईस्वी में होता है। कब होता है? सन 1942 ईस्वी में होता है। 1942 ईस्वी के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका बनाने वाले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा उसकी भूमिका बनाई गई। 1942 में जो है एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चल रहा था। उस समय जो है राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडलों और रियासतों के मध्य समझौते हो रहे थे। क्या हो रहे थे दोस्तों? समझौते हो रहे थे, और समझौतों के अंतर्गत जो है बातें मानी जा रही थी किनकी? प्रजामंडलों की। राजाओं को, शासकों को झुकना पड़ रहा है यहाँ पे। अब अंग्रेजों का वो साथ छोड़ रहे हैं और सीधे रूप से सहयोग के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। किन के लिए? प्रजामंडलों के लोगों के लिए, जनता के लिए। रियासत में क्या था कि सन 1942 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री जी जो है वो क्या थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। बात कर रहे हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की, जयपुर रियासत की। तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट करने के लिए आते हैं जयपुर के प्रधानमंत्री। जयपुर के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे आते हैं और हीरालाल शास्त्री से जो है वो क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे सर मिर्ज़ा इस्माइल। कौन थे? सर उपाधि दी गई है सर मिर्ज़ा इस्माइल, मुख्य नाम इस्माइल। तो सर मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री के मध्य क्या होता है? एक समझौता होता है। कब? 1942 में, जिसको नाम दिया गया क्या? जेंटलमैन एग्रीमेंट। दोस्तों जब ये समझौता हो जाता है
तो समझौते के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री के द्वारा कई प्रस्ताव रखे गए। उन प्रस्तावों को मानते हुए जयपुर के महाराजा ने जो है जनता को राजकाज में शामिल करने की नीति का यहाँ पे वो उल्लेख करते हैं। महाराजा कहते हैं कि अब जो जनता है, जयपुर की जनता, वह भी हमारी जयपुर की राजनीतिक यानी कि जो भी राजकाज यानी राजकार्य होगा, उन कार्यों के अंतर्गत जनता अपनी भूमिका निभा सकती है। उनसे भी जो है सलाह ली जाएगी। कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उनसे भी सलाह ली जाएगी, उनको भी जो है पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे ये महाराजा जो है बात स्वीकार कर लेते हैं। कौन से एग्रीमेंट के तहत? जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत, जो होता है कब? सन 1942 ईस्वी में। तो महाराज के द्वारा राजकार्य में जो है शामिल करने की नीति का यहाँ उल्लेख हो जाता है। कौन से एग्रीमेंट में? जेंटलमैन एग्रीमेंट में। जब ये सब हो जाता है तब अभी मैंने आपको कहा कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका नाम है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो उस समय प्रजामंडल यानी जयपुर प्रजामंडल की क्या पोजीशन रहती है? जयपुर प्रजामंडल का क्या सहयोग रहता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध कौन से प्रजामंडल से? जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर प्रजामंडल में क्या है? देखें यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको आंदोलन, ईयर बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सन 1942 ईस्वी के अंतर्गत। तो जयपुर प्रजामंडल में उस समय जो प्रजामंडल का अध्यक्ष था वे थे कौन? हीरालाल शास्त्री। अध्यक्ष हैं आपके कौन? हीरालाल जी शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। इस आंदोलन में भाग लेने से पूर्व ही, ये आंदोलन राजस्थान तक पहुंचने से पूर्व ही हीरालाल शास्त्री का जो है सर मिर्ज़ा इस्माइल के साथ एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट के कारण हीरालाल जी शास्त्री जो है वो अपने आप को यानी कि जयपुर प्रजामंडल को इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। वो क्या रहते हैं? इस समय निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। वो अलग हो जाते हैं। किस आंदोलन से? जयपुर प्रजामंडल किस आंदोलन से जो है अलग हो जाता है? और वह आंदोलन है आपका कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय कौन सा प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था? तो वह कौन सा प्रजामंडल हो गया आपका? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा हो गया? जयपुर प्रजामंडल। यहाँ पे बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी रहेगा और कईयों को जो है हेरफेर में भी लगेगा कि यहाँ पे जो है जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। बहुत कम लोगों को पता रहेगा जो इस वीडियो को खास तौर से महत्वपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब दोस्तों अगला जो होता है नेक्स्ट स्टेप अपने जयपुर प्रजामंडल का, उसके अंतर्गत देखें कि जब निष्क्रिय हो जाते हैं हीरालाल जी शास्त्री, लेकिन सभी लोग निष्क्रिय नहीं हैं। आम जनता जो है गांधी जी से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी से जुड़ी हुई है, उनका लगाव है, उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां गांधी जी कहते थे वहां वो लोग जो है हाजिर हो जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है
कि 1942 में जब हीरालाल शास्त्री जी निष्क्रिय हो जाते हैं, तब जयपुर के अंतर्गत ही जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो वास्तव में स्वतंत्रता के पक्ष में थे, तो जयपुर के अंतर्गत जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो उन कार्यकर्ताओं ने क्या किया, अपना अलग से एक दल बना लिया। क्या कर लिया? अपना अलग से एक दल बना लिया और उस दल का नाम रखा है आज़ाद मोर्चा। क्या रखा है दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा जो दल बनाया गया, उनका नाम रखा है आज़ाद मोर्चा। क्या रखा है? आज़ाद मोर्चा। इस मोर्चे की खासियत ये थी कि वो प्रजामंडल से हट करके, बिना कोई प्रजामंडल के सहयोग से, वो सीधे रूप से भाग लेता है किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। तो ये आज़ाद मोर्चा का गठन हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है सन 1942 के अंतर्गत, और जो है वह आंदोलन में भाग लेते हैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। बाद में जो है ये आज़ाद मोर्चा सम्मिलित हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से जो है आज़ाद मोर्चा सम्मिलित हो जाता है किसमें? जयपुर प्रजामंडल में। किसमें? जयपुर प्रजामंडल में जो है सम्मिलित हो जाता है। और आज़ाद मोर्चे का नाम जो है यहाँ पे अब आगे कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज़ाद मोर्चे का प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि आज़ाद मोर्चा किस प्रजामंडल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मेवाड़ आता है तो कई बार बच्चे सीधे रूप से जो है इसको मेवाड़ के अंतर्गत ले जाते हैं। ये मेवाड़ में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत आएगा। बात है आपके कब की? सन 1942 ईस्वी की। कब की है? सन 1942 ईस्वी की है। तो दोस्तों जब भारत के अंतर्गत आंदोलन चल रहा होता है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 का, उस समय आपने यहाँ पे जो जयपुर के अंतर्गत एक नया दल गठित हो जाता है जिसका नाम आज़ाद मोर्चा रखा गया। अब उसके बाद जो है अपने राजस्थान के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। कब? मार्च 1946 ईस्वी में। कब होते हैं दोस्तों? मार्च 1946 ईस्वी के अंतर्गत होते हैं। उस समय विधानसभा के अंतर्गत टीकाराम पालीवाल के द्वारा टीकाराम पालीवाल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। इस प्रकार का जो है प्रस्ताव रखा जाता है। तो उस प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? पास कर लिया जाता है। उत्तरदायी शासन स्थापित हो, उसकी मांग को जो है पास कर लिया जाता है। कब? मार्च 1946 ईस्वी में। और इस प्रकार का प्रस्ताव विधानसभा के अंतर्गत रखने वाले हैं कौन? टीकाराम पालीवाल। दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनेगा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल का, वो प्रश्न है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है पास हो गया, उसके बाद जयपुर राज्य जो है राजस्थान का पहला राज्य बन जाता है जिसने मंत्रिमंडल के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों को भी क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले कोई से भी प्रजामंडल के अंतर्गत, कोई से भी राज्य के अंतर्गत जो है इस प्रकार का नहीं सदस्य जो है नियुक्त किया, लेकिन राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसका नाम जयपुर के अंतर्गत सबसे पहले
जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। दोस्तों, गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार जो है राजस्थान के अंतर्गत नई पहल शुरू हो जाती है। अब ध्यान दें दोस्तों आगे कि जो 1 मार्च 1948 के अंतर्गत पता होना चाहिए आपको कि रियासतों का एकीकरण भी शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक अपन जो है बात करेंगे एकीकरण से पूर्व की 1 मार्च की, जबकि एकीकरण शुरू हो जाता है कब, 18 तारीख को। तो 1 मार्च 1948 ईस्वी के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे, उन्होंने पहली बार जो है संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और कहा कि मंत्रिमंडल का क्या होना चाहिए, यहाँ पे गठन होना चाहिए। तो संवैधानिक सुधारों की घोषणा की जाती है किसके द्वारा, वी.टी. कृष्णमाचारी के द्वारा जो है संवैधानिक सुधारों की क्या की जाती है, घोषणा कर दी जाती है। और जैसे ही घोषणा होती है यहाँ पे मंत्रिमंडल जो है बहुत ही कम समय में बनना शुरू हो जाता है। जब मंत्रिमंडल भी बन जाता है और जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत अधिक से अधिक राजनीतिक जागृति फैलने के कारण जो है जनता राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लेना शुरू कर देती है। तब उस समय 30 मार्च 1949 ईस्वी की बात है कि 1949 ईस्वी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत, अभी मैंने कहा रियासतों का एकीकरण शुरू हो जाता है। उस समय जयपुर प्रजामंडल जो है वह जयपुर प्रजामंडल क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिल जाता है। कौन से चरण के अंतर्गत, कौन से संघ के अंतर्गत, तो ये बन जाता है वृहत राजस्थान के अंतर्गत। वृहत राजस्थान यानी कि चौथे चरण में, कौन से चरण में, चौथे चरण के अंतर्गत क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। किसमें, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर प्रजामंडल विलीन हो जाता है। इस प्रकार से जो है जयपुर प्रजामंडल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह हिस्सा बन जाता है किसका, वृहत राजस्थान का। तो दोस्तों ये रहा अपना जो है जयपुर प्रजामंडल। इस प्रजामंडल के अंतर्गत जो मुख्य प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए हैं। और जो है कुछ अगले अपन प्रजामंडल लेंगे, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल है, जोधपुर यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल है, वो सभी अपन लेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।